हमारे देश में सरकार जो सत्ता में बैठी हुई है वो कितनी पिछड़ी मानसिकता के साथ आई है। और संसद में बैठ करके भाजपा के मंत्री भड़वा बोल रहे हैं, किसी को मुसलमानों को लेकर किस तरह से इस्लामोफोबिक गालियां दे रहे हैं। तो ये भाषा जब आपके मंत्रियों ने खुद इतने सालों से संसद से लेकर के अपनी तमाम रैलियों में बोली है, प्रधानमंत्री की खुद की भाषा आप देख लीजिए। वो इस तरह की वीडियो डाल रहे हैं कि कुछ शरारती बच्चे हैं, अभद्र भाषा बोली, मेरे माँ के बारे में इस तरह से बोला। ये वही प्रधानमंत्री है जिन्होंने सोनिया गांधी को लेकर के किस तरह से बदतमीजी से बोला कि कांग्रेस की एक विधवा जिसके खाते में पैसा आता था। इस तरह की भाषा आप यूज कर रहे हैं, कभी जर्सी गाय बोल रहे हैं उनको, कभी कुछ और बोल रहे हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी को लेकर के जो हमने देखा कि वो किस तरह की बयानबाजी आप कर रहे हैं, वो भी ऐसी महिलाओं को लेकर के जो ऑलरेडी एक पॉलिटिकल पद पे हैं। इस देश में सबसे ज्यादा गालियां और अभद्र भाषा का प्रयोग अगर किसी ने किया है तो भाजपा के मंत्रियों ने किया है, उनके सांसदों ने किया है, उनकी ट्रोल आर्मी ने किया है। 15 साल की बच्ची जो कि उस आंदोलन में जा रही है, आप उसकी भाषा को लेके इतना ज्यादा आपका पूरा कंसर्न उसकी भाषा पे पहुंच जा रहा है और आप उसे धमका रहे हैं। पुलिस उसे धमका रही है और उसे मजबूर किया जा रहा है कि वो माफी मांगे इस तरह से पब्लिकली। और ये उनकी ट्रोल आर्मी लगातार जो महिला एक्टिविस्ट है, महिला स्टूडेंट्स हैं जो आंदोलनों में जाती हैं, जो अपनी बात रखती हैं, उनके कॉमेंट सेक्शन में आके रेप थ्रेट्स भी दी जाती हैं, डेथ थ्रेट्स दी जाती हैं, डीएम्स में इतनी अभद्र गालियां इनकी ट्रोल आर्मी तमाम महिला साथियों को देती है। तो ये उनका एक पेट्रियार्कल माइंडसेट ही दिखाता है। चूंकि वहां पे आईएसआई होने, एजेंट होने का टैग लगाना आसान है, पाकिस्तानी एजेंट होने का टैग लगाना आसान है, विदेशी फंडिंग का टैग लगाना आसान है, इसलिए उनको टारगेट किया गया। दोस्तों, जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालते हैं और वो सभ्यता का पाठ पढ़ाते हैं जेनजी जनरेशन को। वो कहते हैं कि इस देश के युवाओं को इस प्रकार से अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। विवाद वहीं से शुरू हो जाता है। तमाम जेनजी जनरेशन, कॉकरोच जनता पार्टी, आयशा विंग के स्टूडेंट सवाल करने लगते हैं कि क्या जो बर्बरता सरकार, पुलिस प्रशासन ने की है उसके लिए भी वो माफ़ीनामा जारी करेंगे। इन्हीं सवालों के बीच आज मैं बातचीत करने जब जेएनयू आई, जेएनयू में ही हूँ, तब जेएनयू की जॉइंट सेक्रेटरी दानिश इस वक्त आपको कैमरे पर दिखाई दे रहे होंगी। उन्होंने मुझे एक चौंकाने वाली अपडेट दी है। क्या अपडेट है दानिश, मैं चाहूँगी आप दर्शकों को खुद बताएं। तो देखिए, जिस तरीके का आंदोलन पूरा जंतर मंतर में चला तो बहुत सारे लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे, बहुत भारी संख्या में महिलाएं वहाँ पे आके पार्टिसिपेट कर रही थी। और बतौर आयशा एक्टिविस्ट, बतौर स्टूडेंट इन जेएनयू मैं भी वहाँ पर गई, पहले दिन से मैं वहाँ पर मौजूद थी और जब तक वो आंदोलन चला तब तक एक भूमिका मेरी वहाँ पर थी, वहाँ पर उपस्थिति थी। उसके बाद आज अचानक से मुझे घर से कॉल आता है जहाँ पे मेरे पिता मुझे बताते हैं कि मध्य प्रदेश की पुलिस वहाँ पर मेरे गाँव पहुँचती है, सीधे मेरे गाँव पहुँचती है और वहाँ पर मेरे रिश्तेदार जो आस पड़ोसी वहाँ पर रहते हैं उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ रहती हूँ, मेरा नंबर क्या है, मेरे माता पिता क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। ये तमाम डेटा मध्य प्रदेश की पुलिस वहाँ निकालने की कोशिश करती है और यही नहीं, साथ में धमकाने की, इंटिमिडेट करने की भी कोशिश करती है कि उनका मेन मकसद यही है कि इस देश में जितने भी लोग आंदोलन कर रहे हैं, खासतौर पे महिलाएं, क्योंकि प्रधानमंत्री के भाषण में भी आप देखिए कि जो उन्होंने डाला है वीडियो, खासतौर पे महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। तो आज जो मेरे घर वालों के साथ हुआ, और मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं एक बालिग महिला हूँ, मैं जेएनयू में रिसर्च स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट यूनियन में जॉइंट सेक्रेटरी हूँ और आपके पास ऑलरेडी इतना डेटा है क्योंकि पुलिस का इस तरह तो मुझे भी ये जानना है कि आपकी जानकारी कहाँ से मिली पुलिस प्रशासन को कि दानिश कहाँ रहती है, उनका गाँव क्या है या फ़ोन नंबर के बारे में जानकारी कहाँ से टटोली? देखिए, मुझे लगता है कि भाजपा सरकार का जब से हम देख रहे हैं कि सत्ता में आई हुई है, एक प्रोफाइलिंग वो हमेशा से करते हैं। किसी भी आंदोलन में कौन जा रहा है, क्यों जा रहा है, कितने बजे से कितने बजे वहां पर उपस्थित रहता है, इस तमाम तरह की सर्विलांस होता है। और वहां भी जब हम जंतर मंतर में मौजूद थे तो आपने खुद देखा होगा, आपने अच्छे बेहतरीन तरीके से कवर किया उस आंदोलन को कि किस तरीके से कैमरास लगा के रखे हुए थे। आयशा के टेंट में हमारे जो साथी भूख हड़ताल कर रहे थे, एक कैमरा स्पेसिफिकली उन्हीं साथियों की तरफ डायरेक्शन करके लगाया गया था। दोनों तरफ एंट्री पॉइंट्स पे कैमरास थे कि कौन एंटर कर रहा है, कौन नहीं एंटर कर रहा है। तो ये जो एक सर्विलांस का सिस्टम है वो इस फासिस्ट स्टेट के अंदर लगातार हम देख ही रहे हैं। और ख़ास तौर पे जेएनयू के स्टूडेंट होने के बतौर मैं कहना चाहूँगी कि ख़ास तौर पे जेएनयू को लेकर के भाजपा सरकार की एक अलग तरह की टारगेटिंग पिछले 2016 से चल रही है, जहाँ पे ख़ास तौर पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट किया है, मैं यहाँ पे उन लोगों में से हूँ जिनके चेहरे लोग इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएंगे बिकॉज कि आप इलेक्शन कंटेस्ट किए हैं, उसकी वजह से एक लगातार प्रोफाइलिंग हो रही है।
और वही आज जो मेरे घर वालों के साथ हुआ वो भी उसी का एक नतीजा है। लेकिन मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि डेटा तो ऑलरेडी इन लोगों के पास सबका हो रखा है। ये जो प्रयास किए जाते हैं कि इनके घर पे पहुंचा जाए, उनके परिवार वालों को, उनके रिश्तेदारों को परेशान किया जाए, ये इसलिए किया जाता है जिसमें डराया जा सके, धमकाया जा सके। क्योंकि हम जिस तरह के समाज में रहते हैं, अगर पुलिस हमारे घर पे आ जाती है तो अपने आप एक डर इंसान को लग जाता है कि अरे क्या हो गया, कौन सी ऐसी बात हो गई। और जैसी टारगेटिंग भाजपा सरकार की रिजीम में हम देख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति आंदोलन कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, पार्टिसिपेट ही कर ले रहा है इन प्रोटेस्ट में, तो उस व्यक्ति को किस तरीके से टारगेट करेंगे, कभी डिटेन कर लेंगे, कभी अरेस्ट कर लेंगे, जेलों में रखेंगे। हमारे कितने सारे साथी हैं जो अभी भी जेलों के अंदर बंद है। तो ये घर पे भी एक डर का माहौल है कि आपके साथ भी ये टारगेटिंग होगी। तो मैं भी जब से इस एक्टिविज्म की फील्ड में हूँ या इन तरह के आंदोलनों में आती जाती हूँ, तो घर वाले वैसे भी कंसर्न रहते हैं। और जब पुलिस इस तरह से तफ्तीश करती है, इस तरह से इंटिमिडेट करने की कोशिश करती है, तो वो डर कई गुना बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही शर्मनाक है। परिवार का क्या रिएक्शन था? मतलब बिल्कुल बहुत ही घबरा गए थे मेरे परिवार वाले। क्योंकि दानिश से हमने पहले भी बात की है, दानिश वो चेहरा भी है जो आयशा से न केवल जॉइंट सेक्रेटरी है बल्कि 7 दिनों तक लगातार उस भूख हड़ताल में डटी हुई थी। उसके बाद हमने बात करी थी, आपने बताया कि पेरेंट्स कैसे समझाते हैं कि आंदोलन जीवी नहीं बनना है, अपनी पढ़ाई से मतलब रखो। अब तो ये मुझे लगता है एक्सट्रीम लेवल हो गया उन पर। नहीं, बिल्कुल, जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि भारत में कितनी ही ऐसी महिलाएं हैं जो हायर एजुकेशन तक पहुंचने का सपना भी देख पाती हैं। मैं खुद जिस जगह से आती हूँ, मैं अपने आसपास बहुत सारी ऐसी महिलाओं को देखती हूँ जिनकी 12th तक की पढ़ाई ही करवाना कितना मुश्किल था उनके घर वालों के लिए। उसके बाद कितनी महिलाएं हैं जो ग्रेजुएशन नहीं कर पाई, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया तो मास्टर्स नहीं कर पाई, और PhD जो कि अभी मैं कर रही हूँ, वो तो कर पाना कितनी महिलाओं का सिर्फ सपना ही रह जाता है इस देश में। तो इस तरह से एजुकेशनल स्पेसेस से भी महिलाओं को किस तरीके से दूर रखा गया है, उनको लाने का उस तरह से प्रयास नहीं हुआ है, तो एक वो रीज़न है। उसके अलावा जिस समाज में हम रहते हैं, खास तौर पे महिलाओं को लेकर के जिस तरह की सोच इस देश में अभी भी है, जो पेट्रियार्कल माइंडसेट लोगों के अंदर अभी भी है, कि कई लोग आपको अभी मिल जाएंगे, मतलब सोचने में लगता है कि हम एक बहुत मॉडर्न कंट्री में रह रहे हैं, बहुत मॉडर्न टाइम में रह रहे हैं, लेकिन अभी भी ऐसी सोच के लोग आपको मिल जाएंगे जो आपसे यही कहेंगे कि तुम महिला हो तो तुम्हारा काम है कि घर में रहो, रोटी बनाओ, घर के काम करो, बाहर जाके नौकरी करने का सपना भी मत देखना, या बाहर जा भी रहे हो तो पॉलिटिकली तो एटलीस्ट तुम जाकर कोई बोल्ड स्टैंड नहीं लेना है तुमको। तो ये तमाम चीज़ें सोसाइटी में होती हैं। रेप कल्चर आप देखिए हमारे देश में किस तरीके से है, और खुद भाजपा के मिनिस्टर्स उन्हीं रेपिस्टों को, जो हम बार बार बात करते हैं कि बिल्किस बानो के रेपिस्टों को किस तरीके से सम्मानित किया जाता है, फूल मालाएं पहनाई जाती है, कितने मंत्री उनके मंत्रालय में ऐसे बैठे हैं जिन पे रेप चार्जेस हैं। और आए दिन हम इस देश में, दिल्ली में किस तरह की घटनाएं सुनते रहते हैं कि किसी महिला के साथ रेप हो गया, कहीं किसी बच्ची के साथ रेप हो गया। तो इस रेप कल्चर का माहौल है ही, और उसमें भी जो महिलाएं आंदोलन में जाती हैं, जो पॉलिटिकल समझदारी रखती हैं, जो एक पॉलिटिकल इंसान होती है, जो इस तरह की बात करती हैं, खासतौर पर सरकार को जो चैलेंज करती है, तो पूरी तरीके से स्टेट किस तरह से उनके पीछे पड़ जाता है, अच्छा, मुझे आदमी पीछे पड़ जाती है। इस बात से कहीं ना कहीं मुझे लगता है दर्शक भी सहमत होंगे। इस बीच में जब PM मोदी अपना दूसरा या तीसरा या चौथा वीडियो लगातार, क्योंकि हम कंटिन्यूसली हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड्स करके वो जारी कर रहे हैं, तो रुचिका सिंह, ये वो नाम है 15 साल की लड़की जिसको कहा जा रहा है कि महिलाओं को मर्यादा नहीं बची है, गाली गलौज करने लगी हैं और सीधा पद की गरिमा पर ये लोग निशाना बनाने लगे, तो उसका क्या जवाब है? देखिए, रुचिका का जब मैंने वो वीडियो देखा जहाँ पे मैं तो कहूँगी उन्हें से ज़बरदस्ती बनवाया गया, प्रेशर में डालकर बनवाया गया, जिसमें वो रो रही है और माफ़ी मांग रही है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उस चीज़ पे। तो आप देखिए कि ये समाज इस तरीके का है कि 15 साल की बच्ची जो कि उस आंदोलन में जा रही है, आप उसकी भाषा को लेके इतना ज़्यादा आपका पूरा कंसर्न उसकी भाषा पे पहुंच जा रहा है और आप उसे धमका रहे हैं, पुलिस उसे धमका रही है और उसे मजबूर किया जा रहा है कि वो माफ़ी मांगे इस तरह से पब्लिकली। और ये एक ऐसे देश में हो रहा है जहाँ पे जो सरकार में बैठे हैं प्रधानमंत्री, जिससे वो माफ़ी मांग रही है, जिसके बारे में बोल रही है कि मुझे ऐसा नहीं बोला चाहिए, प्रधानमंत्री की खुद की भाषा आप देख लीजिए। वो इस तरह की वीडियो डाल रहे हैं कि कुछ शरारती बच्चे हैं, अभद्र भाषा बोली, मेरे माँ के बारे में इस तरह से बोला। ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सोनिया गांधी को लेकर के किस तरह से बदतमीजी से बोला कि कांग्रेस की एक विधवा जिसके खाते में पैसा आता था। इस तरह की भाषा आप यूज़ कर रहे हैं, कभी जर्सी गाय बोल रहे हैं उनको, कभी कुछ और बोल रहे हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी को लेकर के जो हमने देखा कि वो किस तरह की बयानबाजी आप कर रहे हैं, वो भी ऐसी महिलाओं को लेकर के जो ऑलरेडी एक पॉलिटिकल पद पे हैं। तो ये भाषा भाजपा के ऊपर से नीचे तक
जितने मंत्री हैं आप उनकी भाषा देख लीजिए। संसद में बैठ करके भाजपा के मंत्री भड़वा बोल रहे हैं किसी को, मुसलमानों को लेकर किस तरह से इस्लामोफोबिक गालियां दे रहे हैं। तो ये भाषा जब आपके मंत्रियों ने खुद इतने सालों से संसद से लेकर के अपनी तमाम रैलियों में बोली है, उसके बाद आप इस देश के बच्चों को आके डरा रहे हैं और धमका रहे हैं कि आप इस तरह की अभद्रता पे मत आइए, तो ये मुझे लगता है कि पहले तो बहुत ही हिपोक्रेसी है और ये उनका जो एक एंटी महिला वाला जो स्टैंड है वो बहुत बखूबी दिखाता है। कि आप उनका वीडियो भी देखिए कि वहाँ पे जंतर मंतर पे जिन लोगों ने उस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया उसमें ठीक ठाक संख्या में महिला और पुरुष दोनों ही थे, लेकिन प्रधानमंत्री जब ज्ञान देने पे आएंगे तो खासतौर पे महिलाओं को ज्ञान देंगे, क्योंकि इस देश में दुनिया भर की संस्कृति बचाने का, दुनिया भर की मर्यादा बचाने का ठीकरा, सारा का सारा बोझ अभी भी महिलाओं के कंधे पर ही है। तो ये यही दिखा रहा है कि हमारे देश में सरकार जो सत्ता में बैठी हुई है वो कितनी पिछड़ी मानसिकता के साथ आई है। और मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि आप जो गालियों पे ज्ञान दे रहे हैं, अभद्र भाषा पे ज्ञान दे रहे हैं, इस देश में सबसे ज़्यादा गालियाँ और अभद्र भाषा का प्रयोग अगर किसी ने किया है तो भाजपा के मंत्रियों ने किया है, उनके सांसदों ने किया है, उनकी ट्रोल आर्मी ने किया है। और ये कल्चर सारा का सारा आपका बनाया हुआ है कि जो भी आपसे सवाल पूछ रहा है उसके कमेंट सेक्शन में जाकर, उसके डीएम में जाकर गालियां दीजिए। तो ये उन पे ज़्यादा बड़ा सवाल है कि आप ही हैं जिसने इस कल्चर को बनाया। दानिश, अभी आपको क्या लगता है, क्योंकि जो आप अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रही हैं कि दानिश के परिवार से पूरी पूछताछ की जा रही है, पड़ताल की जा रही है, पुलिस वहां पहुंच जा रही है, आपको निशाने पर क्यों साधा जा रहा है? क्या इसलिए क्योंकि आप जेएनयू की जॉइंट सेक्रेटरी हैं, या फिर इसलिए भी कि आप मुस्लिम जो है एक बड़ा उभरता हुआ चेहरा है? क्या लगता है आपको? देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, किसी एक फैक्टर का मैं नहीं कहूँगी। पहले तो जो मेरी एक आइडेंटिटी है, महिला की आइडेंटिटी, उसके बेसिस पे भी मुझे लगता है कि इस देश में आज भी लोगों को ये पच नहीं पाता है कि कोई महिला मुखरता से अपनी बात रख पाए, या वो डर क्यों नहीं रही है, सरकार से क्यों नहीं डर रही है, और उसके बावजूद अगर वो उनसे सवाल पूछ रही है तो वो कैसे कर पा रही है ये। तो वो जो उनका एक जो पेट्रियार्की है उस पे जो आघात पहुंचता है किसी महिला के बोलने से, इसीलिए ना वो महिलाओं को डराने की कोशिश करते हैं, इसलिए उनकी ये तो बहुत पहला और वैलिड पॉइंट। दूसरा क्या बिल्कुल लगता है? इसलिए उनकी ट्रोल आर्मी लगातार, जो महिला एक्टिविस्ट हैं, महिला स्टूडेंट्स हैं जो आंदोलनों में जाती हैं, जो अपनी बात रखती हैं, उनके कमेंट सेक्शन में आके रेप थ्रेट्स भी दी जाती हैं, डेथ थ्रेट्स दी जाती हैं, डीएम्स में इतनी अभद्र गालियाँ इनकी ट्रोल आर्मी तमाम महिला साथियों को देती है। तो ये उनका एक पेट्रियार्कल माइंडसेट ही दिखाता है। दूसरी बात मुझे लगता है कि क्योंकि मैं एक मुस्लिम परिवार से आती हूँ, इस देश में इस्लामोफोबिया किस तरीके से चरम सीमा पे बढ़ चुका है, ये मुझे लगता है कि कोई छुपाने वाली बात नहीं है। कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति थोड़ी सा भी अपना दिमाग खोल के समाज को देखेगा तो देख पाएगा कि कितना इस्लामोफोबिक सोसाइटी में हम रहते हैं। लगातार दिन रात मुसलमानों की लिंचिंग की खबरें अखबारों में आती रहती हैं और लोग उस पर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। इस तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस कर दिया गया है। और दूसरा, टारगेटिंग को लेकर के इसी जंतर मंतर का एक केस का मैं मेंशन करना चाहूंगी, जुनैद भाई का केस। बिल्कुल, वो पहले दिन से वहाँ पर मौजूद थे, उनका रोल वहाँ पे बहुत अहम था क्योंकि वो कंसर्न थे जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ पे आ रहे थे उनको लेकर के। तो पहले दिन से वहाँ पे पानी की व्यवस्था करवाना, खाने की व्यवस्था करवाना, और सिर्फ व्यवस्था नहीं कराना, एक एक व्यक्ति से जाकर पूछना कि आपने खाया या नहीं खाया। कई बार ऐसा हुआ कि खाना खत्म हो जाता था, उसके बावजूद वो वापस से ऑर्डर करते थे। अगर एक भी स्टूडेंट जाके बोल देगा कि जुनैद भाई मुझे खाना नहीं मिला, तो इस तरह की भूमिका में वो व्यक्ति था। और किस तरीके से स्पेसिफिकली जुनैद भाई को टारगेट किया गया। और भी लोग वहाँ पर खाना भिजवा रहे थे, उनसे सवाल नहीं पूछा गया कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, लेकिन चूंकि उनका नाम जुनैद था, चूंकि वहाँ पे ISI होने, एजेंट होने का टैग लगाना आसान है, पाकिस्तानी एजेंट होने का टैग लगाना आसान है, विदेशी फंडिंग का टैग लगाना आसान है, इसलिए उनको टारगेट किया गया। और जैसे उनके परिवार को भी इसी तरह का केस हुआ कि उनके परिवार को, उनके पिताजी को वहाँ से उठाया गया, उनके घर से, उनके बहन के घर पे जाके वहाँ से कुछ लोगों को उठाया गया, जेलों में रखा गया, जुनैद भाई को स्वयं डिटेन किया गया। तो ये टारगेटिंग जो जुनैद भाई की है, मुझे लगता है उनकी मुस्लिम आइडेंटिटी की वजह से भी है। सेम मुझे लगता है कि मेरे नाम को लेकर के भी, क्योंकि और भी साथी जो वहाँ पे मुखरता से थे, उनके घर पे पुलिस नहीं पहुँच रही है। स्पेसिफिकली किसी महिला जिसका नाम दानिश है, उसके घर पे पुलिस सबसे पहले पहुँच जा रही है। तो ये एक स्पेसिफिक टारगेटिंग है, महिला होने के नाते, मुस्लिम होने के नाते। तीसरा, मुझे लगता है कि जेएनयू का जो एक पूरा देश में पूरा नैरेटिव भाजपा सरकार 2016 से कोशिश कर रही है कि कैसे ना कैसे करके जेएनयू को हम बदनाम कर दें। लगातार फंड कट के जरिए हमारे कैंपसेस को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत ख़राब की जा रही है, फंड कट बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। और गोदी मीडिया
जिस तरह से पिछले कई साल से ये नैरेटिव चलाती है कि जेएनयू में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स मुफ्तखोर हैं, एंटी नेशनल है, अर्बन नक्सल है, माओवादी है, फलाना ठिकाना, जितने भी टैग हो सकते थे वो जेएनयू के स्टूडेंट के ऊपर है। तो वो भी एक रीज़न है कि जेएनयू के स्टूडेंट अगर किसी प्रोटेस्ट में पहुंच जाते हैं तो वो अंदर से वो अलग ही लेवल का उनको एजिटेशन आ जाता है कि अरे जेएनयू के स्टूडेंट पहुंच रहे हैं, यानी कि अब कुछ बवाल काटने का उनके पास अवसर है, कोई टैग लाइन दे देने का अवसर है। तो उस वजह से भी मुझे लगता है ये टारगेटिंग। अच्छा, क्योंकि बात जेएनयू की हो रही है तो ये मेरा बहुत अहम सवाल है। हालांकि सवाल में भी कई बार मैंने विचार किया पूछने से पहले, क्योंकि इसी जेएनयू से उमर खालिद एक नाम है जो हम सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार से बिना ट्रायल के एक लंबे समय तक वो जेल में हैं, अभी भी हैं जब मैं और आप बातचीत कर रहे हैं। दानिश, आप भले ही एक पद पर हो, लेकिन क्योंकि आप एक विशेष तबके से आती हैं, तो क्या ये डर है कि अगला निशाना दानिश भी हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती जेल है। के अंदर जैसा माहौल बनाया जा रहा है इस देश में, मुझे लगता है कि न सिर्फ मैं, इस देश का कोई भी मुस्लिम व्यक्ति, कोई भी मुस्लिम स्टूडेंट, और बल्कि मैं तो कहूँगी कि उसमें ये ज़रूरी भी नहीं है कि आप एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है, जस्ट आपका नाम एक मुसलमानी नाम क्यों ना हो, तब भी आपको टारगेट किया जाएगा। जैसे मैं आपको एक फ़नी इंसिडेंट बताऊँ, अभी रिसेंटली जो बिहार में हमारे कई आयशा के साथियों को गिरफ्तार किया गया, 6 दिन उनको जेल में रखा गया, उनमें एक हमारे साथी थे जिनका नाम मुस्लिम साउंडिंग नेम था, जबकि वो मुस्लिम परिवार से नहीं थे। तो वो नाम के बेसिस पे उनको भी वो इस्लामोफोबिक ट्रीटमेंट मिला, वहाँ की पुलिस जिस तरह से व्यवहार कर रही है, वहाँ की गवर्नमेंट जिस तरह से व्यवहार कर रही है उसमें, तो सिर्फ नाम ही आपका मुसलमान हो तो वो इनफ हो जाएगा आप पे किसी भी तरह का टैगलाइन लगा देने में कि आप टेररिस्ट हैं, आप पाकिस्तानी हो हैं, आप पाकिस्तान चले जाइए। ये तमाम चीज़ें इस देश का मुसलमान फील करता है। जैसे मैं आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताऊं कि एक मुस्लिम बैकग्राउंड से आने से आपके दिमाग में बहुत सारी ऐसे डर होंगे जो कोई और कम्युनिटी का व्यक्ति समझ भी नहीं सकता। जैसे ट्रेन में जब आप सफ़र करेंगे तो आपको घर से कई बार बोला जाएगा कि आप ट्रेन में अस्सलाम वालेकुम मत बोलिए, सलाम मत करिए, क्योंकि ट्रेन में भी हम लगातार देखते हैं कि किस तरह से मॉब लिंचिंग की घटना हो जाती है। ट्रेन से कई लोगों को नीचे पटक दिया जाता है उनकी आइडेंटिटी को देखते हुए। कई बार यही इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं कि आप अगर कुछ खाने का सामान लेके जा रहे हैं तो आपको बीफ लेकर जा रहे हैं। इस तरह की तमाम चीज़ें इस देश में हो रही हैं। लव जिहाद के नाम पे किस तरह से मुसलमानों को कॉर्नर किया जाता है। तो ये चीज़ें हैं। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं कि जैसे इस देश में हर व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी एक असर्शन के साथ जी सकता है कि मैं हिंदू हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ठिकाना हूँ, लेकिन मुसलमान को हमेशा छुप के रहना होगा, हमेशा दब के रहना होगा। और ये कोई आज की बात नहीं है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो इस्लामोफोबिया इज नॉट समथिंग विच आई स्टार्टेड फेसिंग आफ्टर कमिंग टू दिल्ली ओनली। इट बिगैन क्वाइट अर्ली। मतलब जब बचपन में आप जाते हैं और आप स्टूडेंट ही हैं, आप बहुत छोटी उम्र में हैं, आप 6-7 साल के, आप पहली दूसरी क्लास में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे भी आपसे नाम पूछा जाएगा और उसके बाद आपको आइसोलेट कर दिया जाएगा। आपके दोस्त बनाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और दोस्त ही नहीं, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे जो टीचर्स भी हैं ओपनली इस्लामोफोबिक बात कर देंगे। मैं कितने इंसिडेंट्स मुझे ऐसे याद है जहाँ पे मेरी ही क्लास में बैठ करके टीचर ने ऐसा बोला है कि मुसलमान अच्छे लोग नहीं होते हैं। तो इस तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं लगातार। तो ये जो सोसाइटी है इसको लगातार आरएसएस जैसी फोर्सेस इस देश में रही हैं जिन्होंने पिछले कई साल से यही काम किया है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति को कैसे बढ़ाया जाए और मुसलमानों को किस तरह से टारगेट किया जाए, किस तरह से विलेनाइज किया जाए। क्योंकि ओवर द टाइम अगर आप किसी कम्युनिटी को विलेनाइज करते हैं तो फिर लोग उनको एज अ ह्यूमन देखना बंद कर देते हैं। हमेशा एक नेगेटिव परसेप्शन से ही देखेंगे कि अगर ये मुसलमान है तो टेररिस्ट ही होगा। जिहाद को लेकर के कि हाँ ये आगे जाके कोई टेररिस्ट ही ज्वाइन करेगा, कोई आईएसआई का एजेंट बनेगा, कोई कुछ और ज्वाइन करेगा। तो ये तमाम परसेप्शन इस देश के लोगों के अंदर है और मुझे लगता है इस पे बात होना बहुत ज़रूरी है कि छोटी छोटी चीज़ों में किस तरीके से दाढ़ी रखने के पहले लोग डरते हैं आजकल कि दाढ़ी रखें या ना रखें कि हम अलग से टारगेट हो जाएंगे। हमारा पहनावा कहीं ऐसा ना हो कि जिससे हमें दिख जाए दूर से कि हम मुसलमान हैं। कहीं कहीं हमारी गाड़ी में किसी तरह से नाम ऐसा ना हो, नहीं तो अगर वहाँ पे तोड़फोड़ हुई तो सबसे पहले हमारी गाड़ी में होगी। हमारे घरों में जो भारत में कल्चर होता है कि लोग कुछ ना कुछ मिला ऐसे करके नाम भवन कर देते हैं, वहाँ पे आप कुछ मुसलमानी नाम नहीं रख सकते, नहीं तो टारगेटिंग उस तरह की होगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और जैसे कि आपने मेंशन किया कि उमर खालिद और शर्जील जैसे लोग जो कि पढ़े लिखे लोग थे, जेएनयू से उनके रिसर्च चल रहे थे, इस तरह के लोगों को, खासतौर पे उमर का तो मैं बोलना चाहूँगी, उन्होंने तो कितनी बार बोला है कि ही इज़ एन एथीस्ट, ही डज नॉट इवन प्रैक्टिस इस्लाम इन दैट सेंस, लेकिन उसके बावजूद जैसी टारगेटिंग उनके साथ की गई।
अभी 6 साल तकरीबन उनको होने जा रहा है, जेल के अंदर बंद है, ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है, चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुई है। और हम सब ये जानते हैं, जो नहीं भी मानना चाहता वो व्यक्ति भी ये जानता है कि कोई ऐसा कॉन्क्रीट केस उनके ऊपर नहीं है। आज नहीं तो कल कभी ना कभी पुलिस उनको छोड़ देगी। लेकिन वही जो है ना कि प्रोसेस वुड बिकम पनिशमेंट, कि एग्जाम्पल की तरह उनको बना दिया गया कि 6 साल आप सड़ते रहोगे जेल में, अपनी जवानी का इतना स्पेसिफिक पीरियड आप खो दोगे जहाँ पे आप अपना करियर बनाते हो, जहाँ पे आप अपने परिवार को देखते हो। वो तमाम चीज़ें, आपके माता पिता बूढ़े हो रहे हैं, वो किस स्थिति में है, वो एक इतने इंपॉर्टेंट फेज़ में आपको जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा, कोई सुनवाई भी नहीं होगी और पूरे देश में नैरेटिव यही चलेगा कि ये तो टेररिस्ट है। तो ये मुझे लगता है बहुत ही शर्म की बात है। उमर शर्जील जैसे लोग पूरे मुसलमान कम्युनिटी के लिए, जिस सरकार ने उनको एज एन एग्जाम्पल बनाया है कि हमारे घरों में भी जब बात होती है कि आप ये चीज़ मत करिए, आप पॉलिटिक्स में मत जाइए, आप किसी तरह से एक्टिविज्म में मत जाइए, तो वो यही बोलते हैं कि जैसा इनके साथ हुआ वैसा तुम्हारे साथ होगा। तो ये सही भी बात है। हम भी जानते हैं कि हम जब एक्टिविज्म कर रहे हैं एक वल्नरेबिलिटी के साथ कर रहे हैं कि कभी भी जेल में डाला जा सकता है, कभी भी अंदर जेलों तक 6-6 साल तक हमको भी सड़ाया जा सकता है। लेकिन बोलना तो बंद नहीं कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल, बोलना तो मुझे लगता है उसका, मैं पर्सनली नहीं मानती कि वो एक ऑप्शन भी है कि हम बोलना कभी बंद कर दें। और उमर और शर्जील को देख करके हमारे परिवार वाले, चाहे वो कितना कोशिश करें कि हम उनको देख के डरें कि इनके साथ ये हुआ आपके साथ भी होगा, हम उनको एज एन इंस्पिरेशन देखते हैं। हम उनको उस हौसले के लिए याद रखते हैं कि वो लोग भी जब बाहर मौजूद थे, उमर खालिद तो 2016 से उनको टारगेट किया जा रहा था, उसके बावजूद जब CA-NRC का आंदोलन हुआ तो मुखरता से वहाँ पर गए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, एक मुखर आवाज़ के रूप में वहाँ से निकले, उसके बाद उनको टारगेट किया गया। तो वो भी नहीं डरे, अभी भी नहीं डरे हैं। अभी भी आप उन लोगों से कभी मिलेंगे, उनसे कभी बातचीत का मौका मिलेगा तो आप यही देखेंगे कि सरकार की इतनी कोशिश के बावजूद, स्टेट के इतने रिप्रेशन के बावजूद, इतने साल जेल में रखने के बावजूद उनके हौसले ख़त्म नहीं हुए हैं। वो लोग ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि हम सरकार से नहीं डरते, हम लड़ते रहेंगे। और उनको देख करके, और न सिर्फ उनको देख करके, जो हमारे बाकी लोग भी हैं, जैसे हनी बाबू के बारे में आप देखिए जो DU में प्रोफेसर थे, तो ये तमाम लोग जो हैं जिन्होंने डरने से मना कर दिया, जो बोलते रहे, आज भी बोल रहे हैं, तमाम रिपरकशन हम तो क्या ही झेल रहे हैं अभी तक, हमसे बहुत बहुत ज़्यादा लोगों ने झेला है। कई लोगों ने, गौरी लंकेश का आप देखिए, उन्होंने अपनी जान तक गंवा दी। यही हिंदुत्व के जो लोग थे, जो क्लेम कर रहे थे कि हम तो धर्म बचा रहे हैं, इन्हीं लोगों ने जान ले ली ना उनकी। तो वो लोग जब लड़ते रहे तो हम कैसे पीछे हट जाए? हम पे भी एक जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी जब तक हम निभा पाएंगे तब तक हम बिल्कुल निभाएंगे। आखिरी और अहम सवाल है मेरा आपसे कि मैं अभी दानिश जंतर मंतर गई थी 2 दिन पहले, मैंने देखा कि कैसे वहाँ बैरिकेटिंग लगाई जा रही है। तो 5 फीट के बैरिकेड की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई, 8 फीट 10 फीट कर दिए गए हैं और बेल्डिंग कर दी गई है, इस बार रस्सी नहीं। तो अब उनको देखकर सवाल ये है कि क्या आप लोगों का आंदोलन समाप्त होने की जगह फिर से शुरू हुआ है? क्योंकि अभी भी आप लोग कह रहे हैं कि हिसाब देना पड़ेगा, सरकार को इस्तीफे से बात नहीं बनेगी। जैसे आपको, अभी तो आप लाइव एग्जाम्पल हैं कि आपको परेशान किया जा रहा है, आपको टारगेट किया जा रहा है, तो क्या आने वाले समय में आंदोलन फिर से होगा? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके का गुस्सा इस देश के युवाओं में, इस देश के छात्रों में है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में चल रहा भ्रष्टाचार बहुत पुराना है और सिर्फ पेपर लीक ही मुद्दा नहीं था। पेपर लीक के अलावा बहुत सारे मुद्दे हमारे सामने, जिसमें NTA जैसी बॉडीज़ 2017 में भाजपा सरकार द्वारा बनाई जाती है, उसके बाद से लगातार एक के बाद एक बड़े एग्जाम्स में पेपर लीक हम देख रहे हैं। किसी तरह की कोई एफिशिएंसी NTA की नहीं है, फिर भी उसको इम्पोज किया जा रहा है। तो NTA को हटाने की लड़ाई, NEP जैसी पॉलिसीज़ वो लेके आते हैं, FYUP इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे ड्रॉप आउट रेट और ज़्यादा बढ़ जाता है। और लगातार जो हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हो, चाहे हमारी यूनिवर्सिटीज़ क्यों ना हो, उनका किस तरीके से फंड कट किया जा रहा है। लगातार रजिस्ट्रेशंस की जो अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स के हैं, उनकी फीस बढ़ा दी जा रही है। शिक्षा को प्राइवेटाइज करने की भरपूर कोशिश ये सरकार कर रही है। लगातार आप देखिए कि हर यूनिवर्सिटीज़ में या तो फीस बढ़ा दी जा रही है, या तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को ज़्यादा संख्या में खोला जा रहा है, पब्लिक इंस्टीट्यूट्स को बंद किया जा रहा है। और यही पूरा तरह से इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है कि जो एक हमारा सपना है कि शिक्षा सस्ती हो, शिक्षा अच्छी हो, वो किसी तरह से पूरा ना हो पाए। शिक्षा को व्यापार बना दिया जाए, शिक्षा को बेचा जाए
और अडानी अंबानी जैसे जो कुछ पूंजीपति है, इनकी जेब भर दी जाए शिक्षा को बेच करके, और जो मार्जिनलाइज तबकों से आने वाले लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, वो शिक्षा का सपना भी ना देख पाए। तो ये जो पूरी चीज़ें हैं, इसकी वजह से एक गुस्सा है देश के छात्रों में, देश के युवाओं में। बेरोजगारी मुझे लगता है बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जब भाजपा सरकार आई हर बार ये वादा किया जाता है कि इतने इतने करोड़ रोजगार दिया जाएगा, लेकिन नहीं दिया जाता। तो लगातार रोजगार ना होने की वजह से भी लोगों के अंदर गुस्सा है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि कोई मंत्री अकाउंटेबिलिटी लेने तैयार नहीं है। अभी छात्रों ने मजबूर किया धर्मेंद्र प्रधान को, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अभी इथेनॉल का इतना मामला चल रहा है, कितने ऐसे मंत्री हैं, गडकरी से लेकर के बाकी मंत्री, रेल मंत्री, वित्त मंत्री, तमाम ऐसे मंत्री जो कि कभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। और उसके ऊपर से जो आप इतने सालों से इस देश में सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति को बढ़ा रहे हैं, हिंसा की राजनीति को बढ़ा रहे हैं। कोई व्यक्ति जो सवाल पूछ दे यदि गलती से, तो आप उसको बाहर का होने का टैग लगा देंगे, विदेशी फंडिंग का टैग लगा देंगे। तो ये एक नैरेटिव से भी लोग अब पक चुके हैं। तो उनके अंदर गुस्सा भी है, भाजपा की हकीकत भी वो समझ चुके हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं और सिर्फ अपने पूंजीपति दोस्तों की जेबें भरना चाहते हैं। किसानों की सरकार ये नहीं है, मजदूरों की सरकार नहीं है, छात्रों, महिलाओं की, मुसलमानों की, दलितों की सरकार ये बिल्कुल नहीं है। तो ये तमाम गुस्सा है। और आने वाले दिनों में जैसा हमने जंतर मंतर पे होते देखा कि इतने तमाम इंटिमिडेशन, लाठियां खाने के बावजूद भी लोग खड़े रहे, तो वैसा ही मुझे लगता है कि इतने मुद्दे हैं इस देश में, कभी ना कभी किसी मुद्दे पे वापस से वो गुस्सा फूटेगा। और अभी जितने लोग आए हैं, इससे और ज़्यादा संख्या में लोग आएंगे, क्योंकि जो लोग यहाँ पर जंतर मंतर में एक दिन को भी आए, वो ये देख करके गए कि सरकार कितनी इनसेंसिटिव हो सकती है, सरकार कितनी ब्रूटल हो सकती है, सरकार कितनी एंटी पीपल, एंटी स्टूडेंट, एंटी यूथ सरकार है। तो ये जो गुस्सा है वो हमें आने वाले दिनों में बिल्कुल देखने मिलेगा। और मुझे लगता है कि हम भी इसके लिए तैयार हैं। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, भाजपा के लोगों को भी इसकी तैयारी बिल्कुल करनी चाहिए कि आने वाले दिनों में इस देश का युवा, इस देश का छात्र और नौजवान उनको उनकी औकात दिखाने वाला है। और जो प्रधानमंत्री ये सोचते हैं कि उसे इंस्टा की वीडियो बना करके उस गुस्से को टोन डाउन कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो कहूँगी कि उन वीडियोज़ को देख के और ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो आप अगर चाहते हैं कि गुस्सा थोड़ा कम हो, तो पहले तो वीडियो बनाना आप बंद कर दीजिए। तो बिल्कुल आंदोलन इस देश में होंगे, जब तक ये सरकार नहीं जाएगी हम बहुत बड़े बड़े आंदोलन मुझे लगता है इस देश में देखेंगे। तो मुख्यतः दानिश कह रही हैं कि हम बहुत बड़े बड़े आंदोलन इस देश में देखेंगे। और गुस्सा आ रहा है कि रियल लाइफ में बड़ी बड़ी बातें करने वाले प्रधानमंत्री रियल लाइफ में कोई काम नहीं कर रहे। एक और मुखर बात दानिश ने आपके सामने रखी। उन्होंने कहा सज्जिल इमाम, उमर खालिद, इन लोगों को लाकर इन लोगों को एग्जाम्पल बनाया गया और ये सोचा गया कि हमें डरा दिया जाएगा, लेकिन ये तो हमें और मजबूती दे रहे हैं। और शायद उसी मजबूती की वजह से जब आज बात दानिश पर आई है, तो वो कह रही है कि मैं डरी नहीं हूँ, बल्कि और मजबूती से इस लड़ाई को लड़ूंगी। और ये कोई अनोखा नहीं है, मुझे उम्मीद थी कि शायद ये मेरे साथ हो सकता है। हालांकि फ़िलहाल इस चर्चा पर आप लोग मुझे अपनी राय ज़रूर दें। हमें समय देने के लिए दानिश आपका बेहद शुक्रिया। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव।